हाँ भाई बच्चा लोग, हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन। और मैंने आपको बताया था कि जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो उसमें भी स्पेशली बात कर रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, तो यहां पर हमने कहा था 3 तरह की घटनाएं होती हैं। एक हमने कहा था ग्लाइकोलाइसिस, फिर हमने कहा था टीसीए या फिर क्रेब्स साइकिल, और तीसरा ईटीएस। इन 3 घटनाओं के दौरान ये जो 3 साइकिल्स अलग अलग चलती है, इनके द्वारा क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इस ग्लूकोज के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर की जो एनर्जी है उसको तोड़कर एटीपी के रूप में संरक्षित किया जाता है। और ये एटीपी हमारे अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काम आती है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस, इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे, एमिडन मेरो पाथवे, जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से इसको बोलते हैं। कहां होता है तो सबसे पहले बताएंगे साइटोसोल में होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोसोल, मींस ये प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट सेल दोनों में होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है तो 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। कितने अणु मिलेंगे? पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और इस दौरान 2 एटीपी बनते हैं। 2 जगह पर आप देखोगे यहां पर एटीपी बन रहे हैं। 2 यहां बनेंगे और 2 यहां बनेंगे, तो टोटल 4 एटीपी का निर्माण होता है। और 2 एटीपी यूज हो जाते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। तो 4 एटीपी बनते हैं और यूज कितने हो जाते हैं? 2 एटीपी। तो प्रॉफिट होता है 2 एटीपी का। इस घटना के दौरान NADH2 का भी निर्माण होता है। ये कितने बनते हैं NADH2? देखो, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां पर एक एटीपी यूज हो गई। एंजाइम का नाम होगा HK, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, फिर आएगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है, तो आइसोमरिक एंजाइम हो जाएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। और यहां पर भी एटीपी से एडीपी का निर्माण हुआ, यानी एनर्जी यूज हुई है। ठीक है ना। और यह एंजाइम का नाम देगा PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। PFK, HK, PFK और एक याद रखना PYK, पाइरुवेट काइनेज। ये 3 मेन की रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को अब यहां एल्डोलेज एंजाइम होता है, और ये एंजाइम इसको ट्राइओज फॉस्फेट 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। ट्राइओज फॉस्फेट में क्या बनता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहां पर NAD से NADH2 का निर्माण होता है और यह बन जाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। और अब इस अगली रिएक्शन में एक फॉस्फेट को हटाकर यहां ATP से ATP का निर्माण होगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह पर डायरेक्ट ATP का निर्माण हो रहा है, डायरेक्ट। इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
सबस्ट्रेट लेवल पर ही फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया जा सकता है। इतनी ऊर्जा निकलती है कि डायरेक्ट एडीपी से एटीपी बन सकता है। अदरवाइज एडीपी से एटीपी बनाने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक एंजाइम जो कि एटीपी सिंथेज है उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ कीमोऑस्मोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एच का मूव होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करके एटीपी का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं इसको डिलीट करते हैं एक बार। देखिए इस साइकिल में एटीपी काउंट का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो कितने एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। कंडीशन दे दी बेटा मैंने, एनएरोबिक में अवायवीय श्वसन जिसके अंदर केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है, उस कंडीशन में देखो 2 एटीपी यहां बनेंगे और 2 यहां बनेंगे, टोटल बनेंगे कितने 4, और 2 यहां यूज हो जाएंगे, 2 एटीपी का लॉस हो जाएगा, तो केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। NADH तो बनता है NADH2, ये ETS में जाकर लगभग 3 एटीपी की इक्वल एनर्जी बनाता है। तो अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूंगा तो वहां तो NADH2 का उपयोग ETS में होता है, और यहां 2 NADH2 बनेंगे, इसका मतलब 6 एटीपी का निर्माण होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 6 और 4 10 एटीपी का निर्माण होगा, उसमें से 2 का यूज हो जाएगा, तो 8 एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होता है। बट एनएरोबिक कंडीशन में केवल ये जो यहां बन रहे हैं ये एटीपी बनते हैं, NADH2 से एटीपी का निर्माण नहीं होता है। इसको आगे फिर अदर रिएक्शन में वापस NADH2 को NAD में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजन LDH की बात करेंगे या अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आगे पढ़ेंगे, फेट और पाइरुवेट उसके अंदर आएगा। तो इसमें जो प्रश्न बनता है कि एक मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक सेल कंप्लीटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर डिपेंड करती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान आप ये बताओ कि यदि उसको 300 एटीपी की आवश्यकता है, एक सेल जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है और उसे 300 एटीपी की आवश्यकता है, तो कितनी बार ग्लाइकोलाइसिस करनी पड़ेगी या ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे, ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल यूज होंगे। जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हम कह रहे हैं कितने, केवल 2 एटीपी बनते हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2 एटीपी बनते हैं, तो 300 एटीपी बनाने के लिए कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी, 300 बाय 2 कर देंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। 150 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 300 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और यही पूछ ले एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 300 एटीपी बनानी है तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे। तो वहां पर फिर हमारी गणित अलग होगी, क्योंकि हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से करीब 38 एटीपी का निर्माण होता है, तो उससे फिर काउंटिंग करके उसको सॉल्व करेंगे। उसमें ईटीएस और अपने को क्रेब्स साइकिल पहले पढ़ना पड़ेगा। तो जिनके अंदर केवल ग्लाइकोलाइसिस होती है बच्चा, जो जीव केवल ग्लाइकोलाइसिस पर डिपेंड करते हैं, वहां पर जब ये पायरुविक एसिड बन जाता है ना, फिर इससे कोई ना कोई एक रिएक्शन करवाएंगे और वापस NADH2 को रीजनरेट करेंगे। ये देखो हमारी सेल के अंदर एटीपी NADH2 इनको ऐसे भर भर के नहीं रखता है, ये रीयूजेबल है। रीयूजेबल है मतलब NAD से NADH2 बन गया, NADH2 से वापस NAD बना दिया, तो इनके नंबर्स जो हैं वो लिमिटेड है। यदि ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली बार बार चलती रहेगी तो क्या होगा, एक समय में NAD+ की संख्या
कम हो जाएगी, या हो सकता है कम खत्म हो जाए। और अगर NAD यहां पर नहीं है तो ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए इस NAD का यूज होना बहुत जरूरी है, तो इसकी रिसाइकलिंग जरूरी है। इसकी रिसाइकलिंग के लिए ही पायरुविक एसिड को या तो चेंज कर देते हैं अल्कोहल के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, AD अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, या फिर जो LDH है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, वो उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इन दोनों एंजाइम का काम क्या होता है कि NADH2 को कन्वर्ट कर दे NAD में। इसकी रिसाइकलिंग जरूरी है, ये इसका रेगुलेशन है। क्यों? क्योंकि NAD की मात्रा सेल के अंदर लिमिटेड होती है। तो हमारे इस ग्लाइकोलाइसिस में से एक तो देखो रट्टा मारना है, पूरे के पूरे 10 स्टेप है, इनको घोटना है, याद करना पड़ेगा। इनके एंजाइम के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। पहला वाला एंजाइम HK, यहां पर हम करेंगे PFK, ये वाला याद रखना PYK। कहां पर H2O का उपयोग हो रहा है और कहां H2O रिलीज हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ जो इनोलेज की बात करेंगे ना, एंजाइम इनोलेज एंजाइम होता है ना, H2 निकल जाता है और फिर ये पायरुविक एसिड फॉस्फोनोल पायरुवेट बनता है। तो ये 10 स्टेप हमें याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना है कि टोटल ATP काउंट कितना होता है एरोबिक और एनारोबिक के अंदर। जैसे एक कैंसरस सेल है, न्यूप्लास्टिक सेल है, जनरली क्या होता है जब कैंसर का ट्यूमर ग्रो करता है तो उसमें सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है। सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है तो ट्यूमर बन जाता है, और वहां पर जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई सभी सेल्स को नहीं कर पाता। इसलिए कैंसर की कोशिकाएं एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है और अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज का सेवन करती है। और चूंकि एनएरोबिक कंडीशन है तो लैक्टिक एसिड भी बढ़ेगा, तो ट्यूमर सेल्स के अराउंड लैक्टिक एसिड रिंग पाई जाती है। हमारे पुरातन संस्कृति में एक उपवास वाली कहानी कही है कि हमें उपवास करना चाहिए, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि कैंसर सेल जो है वो ग्लूकोज पर अत्यधिक निर्भर करती है, उसका ग्लूकोज का कंजप्शन अत्यधिक होता है। तो यदि रेगुलरली कोई उपवास करता है तो उसमें कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती है। या मान लो किसी सेल में म्यूटेशन हुआ, सेल डिवीजन अत्यधिक होने लगा, लेकिन उसको ग्लूकोज मिला ही नहीं, फास्टिंग पर है बंदा, ग्लूकोज नहीं मिला तो वो सेल वहां पे सर्वाइव नहीं करेगी, डेथ हो जाती है ना। तो कैंसर सेल में हाँ, हालांकि ये भी है कि मेलिग्नेंट ग्रोथ के दौरान वहां पर न्यू एंजियोजेनेसिस भी होता है। न्यू एंजियोजेनेसिस का मतलब नई ब्लड वेसल्स बना लेती है, ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं कि नई नई ब्लड वेसल्स बन जाती है उस ट्यूमर के चारों ओर, और वो फिर ब्लड की सप्लाई करती है। फिर भी कैंसर के ट्यूमर में साइज बहुत बड़ा हो सकता है और वो फैल जाता है, इसलिए वहां की सेल्स को उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो ग्लूकोज पर डिपेंडेंसी अत्यधिक होती है ना। तो इसीलिए कैंसर सेल को पहचानना आसान होता है क्योंकि उसके चारों ओर लैक्टिक एसिड रिंग भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे TCA को।